हेलो गाइस, हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में हम बात कर रहे थे जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रूल्स रेगुलेशन बनाए थे, किस तरह से धीरे धीरे उन्होंने पूरे इंडिया को अपने अंडर कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। तो बहुत एकदम से उन्होंने नहीं किया, धीरे धीरे करके वो अपनी पॉलिसी लाए। उन्होंने यहाँ के नवाब, जागीरदार, राजाओं को अपने अंडर कंट्रोल किया और एक एक करके उन्होंने इंडिया के पार्ट्स पर अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इसी सिस्टम में हमारा आता है डुअल एडमिनिस्ट्रेशन। डुअल एडमिनिस्ट्रेशन से जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, डुअल मीन्स डबल, कि डबल एडमिनिस्ट्रेशन। उससे पहले क्या होता था कि जो किंग या नवाब जागीरदार हैं उन्हीं का रूल्स रेगुलेशन चलता था, उन्हीं के बनाए हुए एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो किया जाता था। लेकिन सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव, जो ब्रिटेन के गवर्नर थे ब्रिटिश इंडिया में, उन्होंने ही इस सिस्टम को, डुअल सिस्टम को इंडिया में सबसे पहले स्टार्ट किया था बंगाल। देखिए, बंगाल को मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी ऐसी पूरे इंडिया के आसपास की जगह में एक ऐसी टेरिटरीज थी जिसमें कि सबसे ज़्यादा रिच थी, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलता था वहाँ से, बंगाल से। तो अब ये सारा झगड़ा ही बंगाल को लेकर हुआ था। जितनी कार्नेटिक वॉर हुई थी वो इसको लेकर हुई थी ज़्यादातर। तो बंगाल का अब जो था डुअल सिस्टम, जो कि रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम, अब उन्होंने क्या किया होगा आप सोचिए। उन्होंने इस सिस्टम को, अंडर दिस सिस्टम, उन्होंने पावर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पावर ऑफ नवाब, पावर ऑफ कंपनी, कि जो नवाब हैं उनकी पावर क्या होगी और कंपनी की पावर क्या होगी। अब देखिए, डुअल सिस्टम में नवाब के पास क्या क्या चीज़ थी। द नवाब हैड पावर्स ऑफ मिलिट्री एंड क्रिमिनल जुरिडिक्शन, कि यानी कि जो क्रिमिनल केस थे उनका फैसला करने का अधिकार था उनको, और जो मिलिट्री पावर थी वो नवाब के पास थी। लेकिन ये सारी चीज़ें मेंटेन करने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? मनी। तो जो मनी पावर थी, पावर ऑफ कंपनी, अब कंपनी की पावर क्या थी? कंपनी ने जितना भी रेवेन्यू था वो अपने पास रख रखा था, वो अपने अंडर कंट्रोल कर रखा था, कि जो कंपनी की अर्निंग होगी, किस उस स्टेट की अर्निंग होगी वो कंपनी के पास। जितनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ये सोच लीजिए, जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो नवाब के पास, जितनी फैसिलिटी है सारी, वो सारी कंपनी ने अपने पास रख ली। ये था डुअल सिस्टम में डिवीज़न। बहुत इसमें नेम आता है आपका वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ने इस सिस्टम को एंड कर दिया 1772 में। क्यों? क्योंकि इससे बंगाल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी थी। जो ये सिस्टम था कि जब नवाब के पास हाथ में पैसा तो था नहीं, मनी पावर तो उसके पास थी नहीं, लेकिन सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी थी। बंगाल की उस समय जो सिटीज़न थे बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रॉब्लम फेस की। आखिर में इसे जो था 1772 में वारेन हेस्टिंग ने इसको एंड कर दिया था। अब इसको एंड करने के बाद आपको क्या लगा कि उन्होंने बहुत अच्छा किया होगा इंडिया के साथ में? नहीं, उन्होंने अपना सिस्टम स्टार्ट किया। आप देखिए, जो ब्रिटिशर्स का नया सिस्टम था वो क्या था? बंगाल में जो ईईसी थी, जो मैंने बताया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो ही ज़्यादा पावरफुल थी, क्योंकि और जो बाकी कंट्रीज़ आए थे, जितने डच, पोर्टुगीज़, फ्रेंच, वो सब लाइक बिजनेस करने के लिए आए थे, ट्रेड के लिए आए थे। हाँ, फ्रांस ने ज़रूर कुछ पार्ट्स पर अपना अधिकार जमाना शुरू किया था, वो भी ईईआईसी को देखकर, ब्रिटेन को देखकर। तो जो सब्सिडरी अलायंस था, अब उन्होंने क्या रखा? सब्सिडरी अलायंस का फॉर्मूला रखा यहाँ के नवाब या राजाओं के सामने। वो ये अपनी पॉलिसी चेंज करते रहे ब्रिटिशर्स टाइम टू टाइम, लेकिन कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं थी जो इंडियंस के लिए बेनिफिशियल हो। सारी पॉलिसी, अच्छा इससे ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई, इसका को अपोज करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने उसको एंड किया, दूसरा स्टार्ट कर दिया। जैसे कि उन्होंने डुअल सिस्टम को ख़त्म किया तो सब्सिडरी अलायंस को स्टार्ट कर दिया उन्होंने। अब सब्सिडरी अलायंस जो था ये हमारा इंडिया में वेलेस्ली, मार्कस वेलेस्ली जो गवर्नर थे उनके थ्रू किया गया था, और ये हमारा 1798 से लेकर 1805 तक चला ये। अब इसमें था क्या? इसके मेन जो सिद्धांत थे वो क्या थे?
The main principle were the Indian rulers accepted sub-territory alliance had to disband their army and keep British forces within their territory. कि मीन्स जितनी भी अलायंस में क्या था कि ब्रिटिशर्स को तो सारी फैसिलिटी थी, आप ये सोचिए इजी वे में ब्रिटिशर्स को सारी फैसिलिटी थी और जो नवाब थे उनकी जो पावर थी वो बहुत लिमिटेड थी. दे पेड फॉर मेंटेनेंस ऑफ ट्रूप्स. अब उनके ऊपर नई जिम्मेदारी क्या आ गई थी. अब तक क्या था कि ब्रिटिश ट्रूप्स कहते हैं मिलिट्री की टुकड़ी, तो जो ब्रिटिश ट्रूप्स थी उसका सारा खर्चा ब्रिटिश गवर्नमेंट ही उठाती थी, ईईसी कंपनी जो है वही उठाती थी. लेकिन इसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, जो अलायंस बनाया, जिन अलायंस किसके साथ बनाया था, जो इंडियन नवाब, जागीरदार, जमींदार, राजा लोग थे उनके साथ बनाया था उन्होंने. तो उसमें कि ट्रूप्स की मेंटेनेंस का खर्चा तो सारा अलायंस देगा, ठीक है, उसको रखेगा भी, उसको प्रोटेक्ट, और वो क्या करेगी, केवल उसको प्रोटेक्ट करेगी. यानी कि वो जो सैनिक टुकड़ी थी ब्रिटिशर्स की, वो जिस भी राजा के यहाँ रहेगी तो उस राजा की रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसका सारा खर्च उठाना, यानी कि उनको सैलरी देना, उनके खाने का, रहने का, सारे खर्च उठाना. और बदले में वो क्या करेगी ट्रूप्स, वो केवल उसको सपोर्ट करेगी, प्रोटेक्ट करेगी. तो सारा खर्चा तो उन्हीं के ऊपर आ गया. अब इससे क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स को एक बहुत अच्छा तरीका मिल गया कि वो जितनी भी उनकी ट्रूप्स थी उसको उन्होंने अपनी बटालियन को बढ़ाना शुरू कर दिया. क्यों, खर्चा तो उनको कुछ करना नहीं था. और दूसरी चीज़ ये, इससे क्या फ़ायदा हुआ कि जो नवाब और जागीरदार थे अलायंस ग्रुप के, उनके जो कि उस ट्रूप्स को अपने यहाँ रखे हुए थे, तो उनको क्या लगा कि वो राजा के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र नहीं रच सकते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एनिमी था उससे वो मित्रता नहीं कर सकते थे. इन केस द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक पेमेंट्स. और अगर किसी इस केस में मतलब जो अलायंस था उसमें अगर इंडियन रूलर्स जो हैं वो किसी तरह से फेल हो जाएं ट्रूप्स का खर्चा उठाने में, उसको सैलरी देने में, तो क्या था कि फिर उसको अपनी टेरिटरी का कुछ पार्ट्स ब्रिटेन को देना पड़ेगा, ब्रिटिशर्स को देना पड़ेगा एज ए पेनल्टी. देखिए पेनल्टी भी है कि अगर वो उनकी ट्रूप्स का, उनकी मिलिट्री का, उनके सैनिकों का खर्च नहीं उठाएंगे, उनको नहीं रखेंगे, तो अगर वो इस काम में सफल नहीं हो रहे हैं तो उन्हें पेनल्टी देनी पड़ेगी. किसे, ईईआईसी को, ब्रिटेन की जो कंपनी थी उसको. द इंडियन रूलर्स वर ऑल्सो फोर्स्ड टू कीप अ ब्रिटिश ऑफिशियल. अब उनको अपने कोर्ट में, अपने दरबार में एक ब्रिटिश ऑफिसर भी रखने की जो था, मतलब उनको बॉन्ड किया गया था, फोर्स किया गया था इस अलायंस में कि जो भी उनकी जो है कोई ऑफिसर होगा उसके लिए उनकी कोर्ट में एक प्लेस, यानी कि एक पर्सन उनका जो कंपनी का है वो उस रूलर्स के, इंडियन रूलर्स के यहाँ रहेगा. ट्रूप्स तो पहले से ही रह रही थी ऑलरेडी उनकी. दे हैड टू एक्सपेल ऑल नॉन इंग्लिश फॉरेनर्स फ्रॉम दियर स्टेट्स. कि जितने भी ब्रिटिशर्स के अलावा जितने भी अदर फॉरेनर्स हैं वो अपनी स्टेट में उनको नहीं आने देगा, क्योंकि उस समय तक आपको पता है पोर्टुगीज़ भी थे और डच भी थे, फ्रांसीसी भी थे, ये लोग पहले से ही आए हुए थे यहाँ पर, तो इनको अपनी स्टेट में वो नहीं आने देगा. तो इस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने लिए बहुत सेफ पॉलिसी बनाई. उस पॉलिसी में ना तो उनको अपनी ट्रूप्स का खर्चा उठाना था, उनका एक ऑफिसर इंडियन रूलर्स की कोर्ट में रहेगा सिर्फ ये देखने के लिए कि हमारे अगेंस्ट कोई पॉलिसी तो नहीं बनाई जा रही. अब कोर्ट में तो बहुत सारे काम होते हैं, पॉलिटिकल डिसीजन लिए जाते हैं सारे, तो जो पॉलिटिकल डिसीजन लिए जाते कोर्ट में वो ब्रिटिशर्स को सब हैंड टू हैंड पता चलती रहती डायरेक्टली. बिसाइड्स द रूलर had to surrender control to foreign affairs to the British and agreed to abide by the decision of EEC. कि कोई भी मतलब इसको मानने से इनकार नहीं कर सकता था. ये थे प्रिंसिपल्स ऑफ अलायंस. अलायंस के जितने भी सिद्धांत थे ये थे. अब इसके जो एडवांटेज, अभी तक पढ़ के क्या लगा आपको, एडवांटेज गेन्ड बाय ब्रिटिश, ब्रिटिशर्स को इसके क्या फ़ायदे मिले. On the pretext of protecting a state,
कि मतलब वो पूरी तरह से एक तरह से इनडायरेक्ट में उनके अंडर कंट्रोल हो गया। एंड कंपनी कुड मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, कंपनी अपनी बड़ी आर्मी रख सकती थी। अब इंडियन रूलर्स के खर्चे पर अपनी बड़ी आर्मी रख सकती थी, उसका कोई भी खर्चा नहीं होता। इट गेव द कंपनी ए चेंज टू एक्सपेंड इट्स टेरिटरीज फर्दर बिकॉज द ब्रिटिश हैड गैदर्ड इन्फ्लुएंस एंड पावर, कि ब्रिटिश जो थे वो इनडायरेक्टली पावर में आ गए थे बहुत ज़्यादा, और जो राजा था वो उनके प्रभाव में रहता। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी थे। अब डिसएडवांटेज किसे मिले होंगे? ओबियसली अलायंस को। जब दो पार्ट में अगर टू पार्टीज़ होती हैं और उसमें अगर एक को एडवांटेज मिल रहा है, मीन्स लाभ मिल रहा है, तो ओबियसली दूसरे को डिसएडवांटेज मिलेगा, दूसरे को उसकी हानि ही होगी, नुकसान ही होगा। द इंडियन रूलर वर डिप्रीव्ड टू अपॉर्चुनिटीज़ टू ज्वाइन हैंड्स अगेंस्ट द कंपनी। अब क्या था कि वो अपनी जो ब्रिटिश कंपनी थी उसके अगेंस्ट जाकर किसी भी दूसरी उसकी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। दे लॉस्ट दियर राइट टू डिसीजन मेकिंग, जो इंडियन रूलर्स थे उन्होंने अपना डिसीजन मेकिंग का राइट जो था वो एक तरह से खो दिया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स उनकी कोर्ट में बैठे रहता था। मैंने बताया था कि एक ब्रिटिश पर्सन उनकी कोर्ट्स में था। एवरी अफेयर्स एवरी जो डेली के उनके डिसीजन थे उसमें भी ब्रिटिशर्स का इंटरफेयर हो गया था। तो इस तरह से जो इंडियन रूलर्स थे वो अपने कोई भी इंडिविजुअली डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, चाहे अपने सिटीजन्स के लिए हों, अपनी आर्मी को लेकर हों, अपने कोर्टियर्स को लेकर हों, बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं, तो वो उसको नहीं फॉलो कर सकते थे। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो इंडियन रूलर्स थे उन्होंने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था खो दी थी, यानी कि प्रशासन तो जो ब्रिटिशर्स थे उनके हाथ में चला गया था। तो ये डिसएडवांटेज, ये जो नुकसान थे ये इंडियंस को थे, है ना। अलायंस कहा गया है जो इंडियंस, हमारे निज़ाम, नवाब, पेशवा, ये लोग। अब बात करते हैं कि इस सब्सिडरी अलायंस को सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया इंडिया में। जब आपको इतने सारे अभी तक मैंने ये जो बताए हैं पढ़ के, ये सिर्फ आपको डिसएडवांटेज बताए हैं कि हमें इंडियंस पर्सन को क्या नुकसान हुए, फ़ायदे तो सारे ब्रिटिशर्स को जा रहे थे। तो जो हैदराबाद के निज़ाम थे, द निज़ाम ऑफ हैदराबाद इन 1798 वॉज द फर्स्ट टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस। सबसे पहले इंडिया में सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करने वाले हैदराबाद के निज़ाम थे। हैदराबाद भी बहुत पॉलिटिक्स में रहा है स्टार्टिंग से ही अपनी, और उन्होंने इस पॉलिसी को एक्सेप्ट किया था 1798 में। 1798 को हैदराबाद के निज़ाम ने सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट किया था। दूसरे नंबर पर आते हैं नवाब ऑफ अवध। अवध के नवाब ने इसको एक्सेप्ट किया था 1801 में। ही गेव द ब्रिटिश, अब उन्होंने जो हैदराबाद के निज़ाम थे, भाई कुछ तो देना ही था उन्हें बदले में ब्रिटिशर्स को, तो उन्होंने बेल्लारी और कुडुप कोई जगह है, उन्होंने वो दोनों जगह उनको दे दी थी। नवाब ऑफ अवध, अवध के नवाब ने जो 1801 में एक्सेप्ट किया था, उन्होंने जो था बदले में रोहेलखंड और गोरखपुर, ये दोनों टेरिटरीज जो था ब्रिटिशर्स को दे दी थी। अब बात आती है थर्ड नंबर पे पेशवा बाजीराव सेकंड। पेशवा बाजीराव सेकंड जो थे उन्होंने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था 1802 में, और बाजीराव पेशवा ने इसके बदले उन्हें टेरिटरीज तो कोई सी नहीं दी थी, लेकिन 26 लाख पर ईयर देने के लिए प्रॉमिस किया था, कि यानी कि 26 लाख रुपए हर साल वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देंगे, क्योंकि वो अलायंस में हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। तो इस डुअल सिस्टम से, इस सब्सिडरी अलायंस के थ्रू आपको क्या पता चला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अपनी पॉलिसी तो चेंज कर रहे थे, लेकिन कोई भी पॉलिसी उनकी ऐसी नहीं थी जो कि हमारे इंडियंस के फेवर में हो।